किरण देवी टीचिंग 2.6 में आप सभी का स्वागत है एवं वेलकम है। तो आज हमारा चैप्टर आधा हमने कल पढ़ चुका था और आज पढ़ेंगे जनता के महात्मा, यानी जनता के महात्मा कौन थे, क्या था, इसके बारे में पढ़ेंगे आज हम। चलो स्टार्ट करते हैं। और जिसने पिछली क्लासेस नहीं देखी है वो जाकर देख लीजिए, प्ले लिस्ट में नंबर वाइज क्लासेस डली हुई हैं। हिस्ट्री कक्षा 6 हो चुकी, 7 हो चुकी, 8वीं का बस लास्ट चैप्टर था, आज ख़त्म हो जाएगी हिस्ट्री। बस कल इसका ऊपर का पार्ट कल है, क्योंकि लेंदी चैप्टर होते हैं, बहुत बड़ा और बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये लास्ट वाला, बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि में 1857 सब कुछ दिया गया, 19वीं सदी के तक दिया गया। तो आप सभी इस चैप्टर को ज़रूर देखिए और भी क्लासेस देख लीजिए, प्ले लिस्ट जाकर देख लीजिए। और जो नए आए हुए हैं वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे की जो भी अपडेट है वो मिलती रहती है। और एनसीईआरटी संपूर्ण बेसिक्स है तो स्टोरी वाइज पढ़ाई जा रही, तो आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट है। तो चलो आज क्लास स्टार्ट करते हैं। जनता के महात्मा, तो जनता के महात्मा इन उदाहरणों के आधार पर हम देख सकते हैं कि जैसे कि हमने ऊपर जो पढ़ा है उनके आधार पर, इसलिए हर क्लासेस लिंक्ड रहती है, तो आप सभी पिछली क्लासेस जरूर देखिएगा। तो कई जगह के लोग महात्मा गांधी को ही एक तरह का मसीहा मानते थे, जैसे कि जो महात्मा गांधी उन्हें अपना भगवान मानने लगे थे बहुत जगह के लोग, क्योंकि उनके लिए वो काम कर रहे थे, है ना, यानी मसीहा मानने लगे। तो एक ऐसा व्यक्ति मानने लगे थे जो उन्हें मुसीबतों और गरीबों से छुटकारा दिला सकता था। जो लोग थे, जनता थी, वो महात्मा गांधी को ऐसा इंसान मानने लगे थे, वो मानते थे ये व्यक्ति हमारे लिए गरीबी मुसीबतें इन सभी से छुटकारा दिलाएंगे, तो उसको ही मसीहा मानने लगे थे। जैसे कि उन्होंने यहाँ पर दर्शाया है चित्र में कि हमारे गांधी जी ये हैं, कौन है, कृष्ण भगवान के सारथी के रूप में दर्शाया है कि सारथी मार्गदर्शन दिखाता है एवं उनके लिए एक रास्ता खोलता है कि मुसीबतों में फंसे थे गुलामों के चक्कर में, तो उन्हें निकलना था बाहर। तो गांधी जी को उन्होंने क्या बनाया कि सारथी, यानी सारथी है, जो सारथी कृष्ण भगवान बने थे पहले, सारथी कृष्ण भगवान बने थे महाभारत में, जैसे कि आप सभी ने महाभारत देखी हो, तो यहाँ पर उन्होंने कृष्ण भगवान का सारथी बना दिया उनको, ठीक है। तो इस प्रकार से, क्योंकि वो मार्गदर्शन दिखाते हैं, तो गांधी जी वर्गीय टकरावों की बजाय वर्गीय एकता के समर्थक थे, परंतु इंसानों को लगता था कि गांधी जी जमींदारों के खिलाफ और उनके संघर्ष में मदद देंगे, ऐसा लगता था। खेतीहर मजदूरों का यकीन था कि गांधी जी उन्हें जमीन दिला देंगे। खेती हर जो यानी खेती करते थे, उन्हें लगता था कि गांधी जी उन्हें ज़मीन दिला देंगे। और कई बार आम लोगों ने खुद अपनी उपलब्धियों के लिए गांधी जी को श्रेय दिया है। खुद जो जनता होती है, आम जनता, उन लोगों को जो भी उपलब्धि मिली उसका श्रेय किसको, गांधी जी को देते थे वो लोग। तो उदाहरण के लिए एक शक्तिशाली आंदोलन के बाद संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश यानी स्थित प्रतापगढ़ के किसानों ने पट्टेदारों की गैरकानूनी बेदखली को रुकवाने में सफलता पाली थी। परंतु उन्हें लगता था, जो सफलता पाली थी प्रतापगढ़ के किसानों ने, तो उन्हें क्या लगता था कि जो यह सफलता उन्हें किसकी वजह से मिली, उन्हें लगता था कि यह सफलता हमें गांधी जी की वजह से मिली है। जो उन्होंने सफलता प्राप्त करी, तो उन्हें लग रहा था कि ये सफलता उन किसानों को गांधी जी की वजह से मिली है। तो कई बार गांधी जी का नाम लेकर आदिवासियों और किसानों ने ऐसी कार्रवाइयाँ भी की जो गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप नहीं थी, यानी गांधी जी के आदर्शवाद थे उनके अनुसार नहीं थी, वो कार्यवाहियाँ भी की उन्होंने आदिवासियों ने। और सभी का ये मानना था कि गांधी जी ही हमारे लिए भगवान है। उस टाइम पे ये सब मानना चालू हो गया था। आप पिछली क्लासेस जरूर देखिए, उसमें बहुत कुछ रॉलेट एक्ट बहुत कुछ पढ़ाया। 1922 से 1929 की घटनाओं में देखते हैं तो महात्मा गांधी हिंसक आंदोलन के विरोधक थे, यानी विरुद्ध थे। कौन, हिंसक आंदोलन होता था उसके विरुद्ध होते थे गांधी जी। और इसी कारण फरवरी 1922 में जब किसानों ने, एक भीड़ ने चोरी चोरा पुलिस थाने पर हमला कर उसे जला दिया था। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि 4 फरवरी 1922 में, 4 फरवरी है, 4 फरवरी 1922 में जब किसानों की एक भीड़ ने, किसान थे ना, उन्होंने, किसान की भीड़ ने चोरा चोरी पुलिस थाने पर हमला करके जला दिया था। तो गांधी जी ने अचानक असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, क्योंकि आंदोलन तो वो चलाते थे पर वो हिंसक नहीं चलाते थे, यानी नरम तरीके से मान जाए वो ये करते थे, खुद को नुकसान पहुंचा के मनवाते थे, मतलब हिंसा ना हो, ना हमें लगे ना उन्हें लगे, चाहे हमारे दिल में हिंसा लगी रहे, हम लोग भूखे प्यासे रहें, ऐसा आंदोलन चाहते थे। पर किसानों की भीड़ ने तो कर दिया हमला। तो क्या हुआ,
उस दिन 22 पुलिस मारे गए थे। क्या हुआ जब उन्होंने असहयोग आंदोलन गांधी जी ने वापस ले लिया, क्योंकि ऐसा होगा तो वो कैसे वो नहीं कर पाते थे, उन्हें स्वीकार नहीं था कि हिंसक आंदोलन किए जाए, तो उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया। और उस दिन क्या हुआ था, जब हमला किया था तो 22 पुलिस वाले मारे गए थे और किसान इसलिए बेकाबू हो गए थे क्योंकि पुलिस ने उनके शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी थी। जो असहयोग आंदोलन कर रहे थे वो लोग शांतिपूर्ण तरीके से, उस पर जो पुलिस वाले थे उन्होंने गोली चला दी थी, उस जुलूस पर, शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी थी। इस वजह से गुस्सा आ गया बहुत ज़्यादा किसानों के अंदर कि ऐसा कैसे हो सकता, हम लोग शांतिपूर्ण कर रहे हो। इन्हें बुरा लगा उस बारे का। 4 फरवरी 1922 में फिर गांधी जी ने हमला कर दिया था। तो उसमें क्या हुआ था, जो पुलिस वाले की थी पुलिस थी, उसमें बहुत सारी पुलिस तो बैठे ही होंगे चोरा चोरी कांड में एक चौकी में, तो फिर 22 पुलिस मारे गए थे। इस प्रकार की घटना ये थी। तो असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद गांधी जी के अनुयायी ग्रामीण इलाकों में रचनात्मक कार्य शुरू करने पर जोर देने लगे और चित्तरंजन दास जे रहे हमारे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे अन्य नेताओं की दलील थी कि पार्टी के परिषद चुनावों में हिस्सा लेना चाहिए और परिषदों के माध्यम से सरकारी नीतियों को प्रभावित करना चाहिए। 20 के दशक के मध्य में गांवों में किए गए व्यापक सामाजिक कार्यों की बदौलत गांधीवादियों को अपना जनाधार फैलाने में काफ़ी मदद मिली और 1930 में शुरू किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए यह जनाधार काफ़ी उपयोगी साबित हुआ। और एक और इम्पोर्टेंट क्या 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। ऐसा पूछा जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था, तो 1930 में। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जरूर और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहले भी बोला अभी भी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस आती हैं इस पर। आपको लगेगा कि अच्छे से चित्र कलर पे मत जाइए, आपको एग्जाम निकालना है, ना कि कलर देखना है, ना कि इसमें घुसना है। NCERT मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पावरफुल होती है। अगर आपने NCERT पूरी कवर कर ली तो यहाँ पर संपूर्ण पढ़ाई जाएगी। और तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदुओं के संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS की स्थापना 20 के दशक के मध्य की 2 महत्वपूर्ण घटनाएं थीं। भारत के भविष्य को लेकर इन पार्टियों की सोच में गहरा फर्क रहा और अपने अध्यापकों की सहायता से उनके विचारों के बारे में पता लगा कि उसी दौरान क्रांतिकारी राष्ट्रवादी भगत सिंह भी सक्रिय थे। ये चल रहा था जब इस समय पे कौन एक क्रांतिकारी भी सक्रिय थे, वे थे भगत सिंह। इस दशक के आखिर तक, है ना, इस दशक के आखिर आगे देखते हैं कि आखिर में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया। और यहाँ देख सकते हैं ये हमारे साइमन कमीशन का विरोध करते हुए आंदोलनकारी, ये जो हमारा चित्र अच्छे से नहीं दिख रहा, पर साइमन कमीशन, देखो ये झंडा लिए हुए, क्योंकि साइमन कमीशन का विरोध करते हुए ये आंदोलनकारी जा रहे हैं, है ना। साइमन कमीशन का विरोध कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि साइमन कमीशन भारत को नहीं स्वीकार था, क्योंकि वो अंग्रेजों ने बनाया था। अंग्रेज कभी अच्छा चाहते थे क्या भारतीयों को? चाहते होते तो गुलाम क्यों बनाते भारतीयों को? तो उन्होंने ऐसे उसमें साइमन कमीशन में जो चीज़ें लिखी थी वो उनके खिलाफ थी, उन्हें नहीं पसंद आ रही थी, क्योंकि सब उन्हीं का रहता था, करवाते थे भारत के लोगों से। तो इस वजह से विरोध करा था, आंदोलन चलाया था साइमन कमीशन। तो 1927 में बैठी ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड साइमन की अनुवाई में एक आयोग भारत भेजा था। कौन ये आयोग को भारत के राजनीतिक भविष्य का फैसला करना था। इस आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था, और जो आयोग भेजा उसमें भारतीयों का कोई मूल्य नहीं होता था। उन्हें भी स्वीकार करते तो भारतीय भी अपनी इच्छाएं पूर्ण रखते उन पर। तो इस फैसले की वजह से भारत में भारी असंतोष पैदा हुआ और सभी राजनीतिक संगठनों में भी आयोग के बहिष्कार का फैसला लिया। जब कमीशन के सदस्य भारत पहुंचे तो प्रदर्शनों के साथ उनका स्वागत किया गया और प्रदर्शनकारियों का नारा था कि साइमन वापस जाओ। जब साइमन कमीशन भारत आए तो उनका ठीक है स्वागत कर दिया, सब कर दिया प्रदर्शनों के साथ, लेकिन जो प्रदर्शनकारियों का नारा था, स्वागत ऐसा था कि जो नारा था तो उसमें उन्होंने कहा था भारत के लोगों ने कि साइमन कमीशन वापस जाओ। ये उधर नारा पूछा जाता है कि साइमन वापस जाओ, ये किसने कहा था? तो भारत के लोगों ने जिन्होंने विरोध किया था उन्होंने कहा था कि ये साइमन कमीशन हमें नहीं चाहिए, इसका आंदोलन चलाया था और उनका नारा था कि साइमन वापस जाओ, है ना। तो फिर है
कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव रख दिया। इसके बाद उसको पसंद नहीं था साइमन कमीशन, तो रख दिया प्रस्ताव। फिर जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में पारित किए गए इस प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस प्रस्ताव के बाद कब जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में पारित किए गए इस प्रस्ताव को कौन, पूर्ण स्वराज्य वाले। तो इस आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। और फिर आगे देखते हैं हम उस टाइम पूर्ण स्वराज्य दांडी मार्च। अब है क्या, दांडी मार्च। पूर्ण स्वराज्य अपने आप में आना, अपने आप वाला नहीं था, अपने आप मतलब आने वाला नहीं था। इसके लिए लोगों को लड़ाई में उतरना पड़ा। और 1930 में गांधी जी ने ऐलान किया कि वह नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा निकालेंगे। और उस समय नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार का एक अधिकार होता था। और महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रवादियों का कहना था कि नमक पर टैक्स वसूलना पाप है, क्योंकि यह हमारे भोजन का एक बुनियादी हिस्सा होता है। और नमक सत्याग्रह ने स्वतंत्रता की व्यापक चाह को लोगों की एक खास शिकायत सभी से जोड़ दिया था। और इस तरह अमीरों और गरीबों के बीच मतभेद पैदा नहीं होने दिया था। ये रहे नमक उठाते हुए गांधी जी, नीचे से नमक उठा रहे है ना। तो इस प्रकार से गांधी जी का कहना ये था कि हमारा नमक तो छोड़ो, उस पर भी आप टैक्स लगा रहे हो, उसको भी टैक्स में कर रहे हो, तो ये तो पाप हुआ ना। उन्होंने यही कहा था, ये तो पाप है ना। तो उसका भी उन्होंने नमक सत्याग्रह के नाम से नमक सत्याग्रह के नाम से आंदोलन चालू कर दिया था। और वो पैदल चले थे, बहुत कितने 240 किलोमीटर दूर। तो उन्होंने क्या किया, गांधी जी और उनके अनुयायी साबरमती से 240 किलोमीटर दूर स्थित दांडी तट पैदल चल कर गए। और उन्होंने तट पर बिखरा नमक इकट्ठा करते हुए नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन कर दिया था कि हम नमक का टैक्स नहीं दे सकते। महात्मा गांधी प्राकृतिक नमक इकट्ठा करते हुए नमक कानून की अवहेलना कर रहे हैं। वो भी कब, 6 अप्रैल 1930 को। कब करते हैं वो, 6 अप्रैल 1930 को। फिर है महात्मा गांधी। उन्होंने पानी उबाल कर क्या किया, उन्होंने कैसे बताया सभी को कि उन्होंने पानी उबाल कर भी नमक बनाया। इस प्रकार से तो पानी को उबाल देते थे तो नीचे नमक रह जाता था। उन्होंने इस प्रकार से जैसे भी बताया, विधि नहीं पूछते हैं एग्जामों में, डेट पूछते हैं और नमक कानून तोड़ा कैसा तोड़ा ये पूछते हैं। इस आंदोलन में किसानों, आदिवासियों और महिलाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया था। और नमक के मुद्दे पर एक व्यावसायिक संघ ने पर्चा प्रकाशित किया। और सरकार ने शांतिपूर्ण सत्याग्रहों के निर्मम दमन के लिए जरिए आंदोलन को चलने का प्रयास किया। अंग्रेजों ने तो कुछ प्रयास किया ही था कि नमक आंदोलन जारी कर रहे हैं, इन्हें तो रोकना चाहिए। पर हजारों आंदोलनकारियों को जेल में डाल दिया था। और भारतीय जनता के साझा संघर्षों के चलते आखिरकार 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया। और सरकार ने ऐलान किया कि 1937 में प्रांतीय विधिकाओं के चुनाव कराए जाएंगे। और इन चुनावों के परिणाम आने पर 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। तो महात्मा गांधी के साथ कौन थी ये, महात्मा गांधी के साथ थी कौन, साथ में चल रही थी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू हुए जो महात्मा गांधी के साथ में उन्होंने हिस्सा लिया था कि हम भी आपके साथ हैं। तो सरोजिनी नायडू साथ साथ चली थी, उन्होंने भाग लिया था। और फिर है हमारा क्या कि प्रांतीय स्तर पर 2 साल के कांग्रेसी शासन के बाद सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। कब, दूसरा विश्व युद्ध 1939 में छिड़ गया था। और हिटलर के प्रति आलोचनात्मक रवैये के कारण कांग्रेस ने नेता ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों में मदद देने को तैयार थे। और इसके बदले में वे चाहते थे कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। मतलब ये था कि जो दूसरा विश्व युद्ध छिड़ा था तो उसके लिए तैयार तो थे, भारत के लोग तैयार थे कि चलो हम इसमें साथ देंगे तुम्हारा, पर तुम्हें क्या करना होगा, उसके बदले में युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र करना होगा। और अंग्रेजों ने यह बात नहीं मानी। कांग्रेसी सरकारों ने विरोध में इस्तीफा दे दिया था। फिर क्या हुआ, प्रांतीय स्वतंत्रता क्या कहलाती है, तो संघ के भीतर रहते प्रांतों को तुलनात्मक रूप से स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता देना, ये कहलाती है प्रांतीय स्वतंत्रता। फिर है भारत छोड़ो आंदोलन था, ये 1942 में, अगस्त 1942 में हुआ था। ये रहा भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में, इस प्रकार से, जिसमें अंग्रेजी अत्याचार कर रहे हैं और लोग अपना आंदोलन कर रहे हैं। फिर है हमारे ये रहे सुभाष चंद्र बोस जी।
जो कि कम कम दिख रहे हैं। चलो, भारत छोड़ो और उसके बाद महात्मा गांधी ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का एक नया चरण शुरू किया और उन्होंने अंग्रेजों को चेतावनी दी कि वे फौरन भारत छोड़ दें। और गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन ही यह था कि अंग्रेजों को भगाया जाए, भारत छोड़ने पर मजबूर किया जाए। तो गांधी जी ने भारतीय जनता से आह्वान किया कि वे करो या मरो का सिद्धांत पर चलते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसक ढंग से संघर्ष करें। फिर महात्मा गांधी भी ने ये बोल दिया था, पहले वे अहिंसक नहीं चाहते थे विरुद्ध उनके खिलाफ, फिर क्या हुआ कि जब वो इस प्रकार हावी होते जा रहे थे तो उन्होंने भी भारत की जनता को आह्वान किया, बोला उनको कि आप सभी करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने ही दिया था। करो या मरो के सिद्धांत पर चलते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसक ढंग से संघर्ष करें, ये सभी को बोला था, आह्वान किया था। आह्वान यानी सभी को बताया था कि ऐसा करो। महात्मा गांधी जी और अन्य नेताओं को फौरन जेल में डाल दिया गया उनके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। इसके बावजूद यह आंदोलन फैलता ही गया क्योंकि बड़ा आंदोलन हो गया था। किसान और युवा इस आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल हुए थे और विद्यार्थी अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर आंदोलन में कूद पड़े। देश भर में संचार तथा राजसत्ता के प्रतीकों पर हमले भी हुए। बहुत सारे इलाकों में लोगों ने अपनी सरकार का गठन किया था। तो जब महात्मा गांधी ने सभी को अच्छे से चेतक कर दिया था तो महात्मा गांधी को भी जेल में डाल दिया, फिर भी आंदोलन चलता रहा। सबसे पहले अंग्रेजों ने बारबार दमन का सत्ता अपनाया और 1943 के अंत तक 90,000 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार कर लिए थे और लगभग 1,000 लोग पुलिस की गोली से मारे गए थे उस आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में। तो बहुत सारे इलाकों में हवाई जहाज़ों से भी भीड़ पर गोलियां बरसाने के आदेश किए गए और परंतु आखिरकार इस विद्रोह ने ब्रिटिश राज को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया था क्योंकि बहुत बड़ा आंदोलन बन गया था ये। तो स्वतंत्रता और विभाजन की ओर देखते हैं। 1940 में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव जारी किया, पारित किया यानी। तो इस प्रस्ताव में विभाजन या पाकिस्तान का जिक्र नहीं था। जो स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए प्रस्ताव जारी किया था मुसलमानों के लिए, तो उसमें पाकिस्तान का जिक्र नहीं था। तो मुस्लिम लोग ने उपमहाद्वीप के मुसलमानों के लिए स्वतंत्र स्वतंत्रता व्यवस्था की मांग क्यों की थी? क्योंकि 1930 के दशक के आखिरी सालों में लोग मुसलमानों और हिंदुओं को अलग अलग राष्ट्र मानने लगी थी। इस विचार तक पहुंचने में 20 और 30 के दशकों में हिंदुओं और मुसलमानों के कुछ संगठनों के बीच क्या हुआ आगे देखेंगे। तो इसमें से कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट तारीखें हैं तो वो लास्ट में बताते हैं, पहले हम अपना चैप्टर पूर्ण कर लें। तो जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के लिए बम्बई अधिवेशन में पहले महात्मा गांधी से बात कर रहे हैं, जुलाई 1946 में ये कर रहे हैं। ये हमारे कौन है? महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू हैं दोनों। फिर देखते हैं आगे। तो तनावों का भी हाथ रहा होगा जो ऊपर पड़ा उससे। तो 1937 के प्रांतीय चुनाव संभवतः इससे भी ज़्यादा बड़ा कारण रहे क्योंकि इन चुनावों ने मुस्लिम लीग को इस बात का यकीन दिला दिया था कि यहाँ मुसलमान अल्पसंख्यक हैं और किसी भी लोकतांत्रिक संरचना में उन्हें हमेशा गौण भूमिका निभानी पड़ेगी। लीग को यह भी भय था कि संभव कि मुसलमानों को प्रतिनिधित्व ही ना मिल पाए। और 1937 में मुस्लिम लीग संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी, परंतु कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और जिससे फासला और बढ़ गया था। इसलिए फासले बढ़ते गए और 30 के दशक में मुस्लिम जनता को अपने साथ लामबंद करने में कांग्रेस की विफलता ने भी लीग को अपना सामाजिक जनाधार फैलाने में मदद दी। और 40 के दशक के शुरुआती सालों में जिस समय कांग्रेस के ज़्यादातर नेता जेल में थे, उस समय लीग ने अपना प्रभाव फैलाने के लिए तेजी से प्रयास किए और 1945 में विश्व युद्ध खत्म होने के बाद अंग्रेजों ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस लीग से बातचीत शुरू कर दी थी और यह बात असफल रही क्योंकि लीग का कहना था कि मुस्लिम लीग उसे भारतीय मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि माना जाए और कांग्रेस इस दावे को मंजूर नहीं कर सकती थी क्योंकि बहुत सारे मुसलमान अभी भी उसके साथ थे। 1947 में दोबारा प्रांतीय चुनाव हुए और
प्रांतीय चुनाव दोबारा हुए कब 1946 में। और सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रदर्शन तो अच्छा रहा, परंतु मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर लीग को बेजोड़ सफलता मिली। लीग पाकिस्तान की मांग पर चलती रही। लीग मुस्लिम लीग क्या पाकिस्तान की मांग पर चलती रही। मार्च 1946 में ब्रिटिश सरकार ने इस मांग का अध्ययन करने और स्वतंत्र भारत के लिए एक सही राजनीतिक बंदोबस्त सुझाने के लिए 3 सदस्यीय परिसंघ भारत भेजा। और इस परिसंघ ने सुझाव दिया कि भारत अभी भाजित रहे और उसे मुसलमान बहुल क्षेत्रों को कुछ स्वायत्तता देते हुए एक ढीले ढाले महासंघ के रूप में संगठित किया जाए। और कांग्रेस मुस्लिम लीग दोनों इस प्रस्ताव के कुछ खास प्रावधानों पर सहमत नहीं थे। अब देश का विभाजन अवश्य भावी था, क्योंकि ये सब चलेगा तो फिर देश का विभाजन होना तय हो गया था। तो कैबिनेट मिशन की इस विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की अपनी मांग मनवाने के लिए जन आंदोलन शुरू करने का फैसला लिया और उसने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का आह्वान किया। इसी कलकत्ता में दंगे भड़क उठे और कई दिन चलते रहे और इस दंगों में हजारों लोग मारे भी गए थे। मार्च 1947 तक उत्तर भारत के विभिन्न भागों में भी हिंसा फैल गई थी। कई लाख लोग मारे गए थे और असंख्य महिलाओं को विभाजन की इस हिंसा में अकथनीय अत्याचारों का सामना करना पड़ा और करोड़ों लोगों को अपने घर बार छोड़कर भागना पड़ा था। अपने कुछ स्थानों से बिछड़ कर ये लोग रातों रात अजनबी जमीन पर शरणार्थी बन गए थे। और विभाजन का नतीजा यह भी हुआ कि भारत की शक्ल सूरत बदल गई और उसके शहरों का माहौल बदल गया और एक नए देश पाकिस्तान का जन्म हो गया था इसी वजह से। तो इस तरह ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता का यह आनंद विभाजन की पीड़ा और हिंसा के साथ हमारे सामने आया। आप समझ रहे हो, इसी कारण ये सब हिंसाग्रस्त पंजाब से आए शरणार्थी आश्रय और भोजन की तलाश में दिल्ली में इकट्ठा हो रहे थे। अब जब इतने आंदोलन चलाए जाएंगे और अलग किया जाएगा भारत पाकिस्तान, तो बीच के जो शरणार्थी हैं वो तो भागेंगे इधर उधर के, हम इधर जाओ उधर जाए, इसी में बेचारे रहेंगे, घूमते रहेंगे, तो कुछ नहीं हो पाएगा ना। तो हम देखते हैं अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रह गए हमारे बीच में, तो ये है हमारे कौन, खान अब्दुल गफ्फर खान, यानी उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत के प्रमुख थे। कौन, खान अब्दुल गफ्फर खान थे प्रांत के प्रमुख। गफ्फर खान को बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता था। गफ्फर खान को किसके, बादशाह के नाम से भी जाना जाता था। और वह खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक भी थे गफ्फर खान। उन्होंने 1947 में इस फैसले पर मंजूरी देने के लिए कांग्रेस के अपने साथियों की भर्त्सना की थी, यानी जो मांग चल रही थी कि हमें इसका अलग पार्ट दिया जाए, तो उसके लिए समर्थन किया था। फिर आगे ऊपर देखते हैं, हाँ इसमें कुछ है, गांधी जिन्ना और वार्ताओं से पहले गांधी जी के साथ बात करते चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 1944 में। ये दोनों गांधी जी और राजगोपालाचारी वायुवृद्ध राष्ट्रवादी और दक्षिण में नमक सत्याग्रह के नेता सी राजगोपालाचारी 1946 में बनी अंतरिम सरकार के सदस्य थे, है ना, सी राजगोपालाचारी। और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल भी रहे। उन्हें लोग राजा जी के नाम से जानते थे। तो ये एक टॉपिक था। फिर है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1945 से 47 के दौरान आज़ादी के लिए चली वार्ताओं में एक अहम भूमिका अदा की थी। और पटेल नदियाड गुजरात के एक गरीब किसान व्यवसायी परिवार से थे और 1918 के बाद स्वतंत्रता आंदोलन की अगली कतार में रहने वाले पटेल 1931 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ये हमारे कौन, महात्मा गांधी के साथ मोहम्मद अली जिन्ना। जी महात्मा गांधी है, यहाँ ये मोहम्मद अली जिन्ना है, जो सितंबर 1944 से 1920 तक हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक में सक्रिय रहे। जिन्ना ने लखनऊ समझौता करवाने में एक अहम भूमिका अदा की और 1934 के बाद उन्होंने मुस्लिम लीग को पुनः जीवित किया और अंत में वे पाकिस्तान की स्थापना के सबसे मुख्य प्रवक्ताओं की कतार में जा पहुँचे। तो आज का चैप्टर बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट था, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी डेट और ऐसी स्टेटमेंट थी कि जो एग्जामों में बार बार पूछी जाती है और उठा के इसी अध्याय से उठा ली जाती है स्टेटमेंट और रख दी जाती है एग्जामों में। क्योंकि आजकल जो टीचिंग के एग्ज़ाम चल रहे हैं उन सभी में CTET है, हमारा MP टेट है, UP टेट, H टेट, सभी में BPSC TRE 3 है, जो भी है सभी में क्या हो रहा कि स्टेटमेंट रखते हैं और फिर उससे हमें आंसर निकालना पड़ता है।
तो उसके लिए हमें थ्योरी सहित और स्टोरी वाइज बेसिक लेवल से पूरी एनसीईआरटी क्लियर कर लेंगे तो कहीं दिक्कत ही नहीं है, हर एग्जाम निकाल सकते हैं। और जिसने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा, एटलीस्ट 100 लाइक तो कर ही दीजिए। सभी एक एक करेंगे तो हो जाएगा। चलो, तो डेली क्लासेस आती रहती है तो आप सभी लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि आपको डेली उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप टाइम बाय टाइम क्लास ले पाओगे। तो थैंक्स टू फॉर वाचिंग वीडियो आज के।